प्रेशर जो होता है मास का फंक्शन नहीं, मास कितना पानी का मास उसके ऊपर उस बात पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, कितनी हाइट तक प्रेशर पानी है उसमें। आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, 0। तो जी इफेक्टिव जहां जहां जी था वहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वी नॉट क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो इनसाइड कितना वॉल्यूम रहेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी नॉट। क्या है बच्चा पार्टी, इस तरीके का कंटेनर दे देगा जिसमें 3 डिफरेंट लिक्विड और एक सॉलिड है। तो सिंपल सी बात है, जो जितना नीचे होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। हेलो बच्चा, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का माइंड मैप करने वाले हैं, ठीक है। माइंड मैप्स में आपके कंप्लीट नोट्स होंगे, ईच एंड एवरी फॉर्मुलेज कंसेप्ट सारी चीजें कवर्ड है, साथ में PYQ मैपिंग भी कर रखी है। साथ में मैंने आपको यह भी बता दूंगा कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या क्या चेंजेस है। तो सारी चीजें आपके लिए यहां पे बहुत यूजफुल होने वाली हैं इस पूरे सेशन में। देख लीजिए, पहले से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। काफी रंगीन से सुंदर सुंदर से नोट्स आप लोगों के लिए पहले से बने हुए हैं, इन्हीं को मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इसके बाहर ना आज तक की नीट की हिस्ट्री में सवाल आए हैं और ना कभी आएंगे। तो आपको सिर्फ ये इतने से कर लेने हैं, तो ये सारी चीजें आपकी माइंड मैप्स हो जाती हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी। तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो देखो दोस्त, सबसे पहली बात, अगर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करूं या फ्लूइड्स की बात करूं, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा है। नंबर ऑफ कंसेप्ट्स अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैकेनिक्स में अपन बात करते थे, नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बहुत लिमिटेड होते थे, बट क्वेश्चंस के टाइप बहुत ज्यादा बनते थे। यहां पे क्वेश्चन के टाइप फिक्स्ड हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंसेप्ट्स ज्यादा हैं। मतलब फॉर्मूले ज्यादा है लर्न करने को, ध्यान रखने को, और स्ट्रेट फॉर्मूला के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं। तो जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं वो अगर आप क्लियरली ध्यान रखते हैं, फॉर्मूले ध्यान रखते हैं, तो आप चैप्टर को बहुत इजीली कर पाएंगे। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है डेंसिटी का। जैसे मैकेनिक्स में आप पढ़ रहे थे, तो जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ा, तो किसी भी ब्लॉक के या बॉडी के मास की बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज सॉलिड्स का क्या होता है, शेप एंड साइज फिक्स होता है। लिक्विड्स के लिए मास के टर्म्स में बात ना करके किसके टर्म में बात करते हैं, डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं। डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, SI यूनिट है। न्यूमेरिकल पर्पस में अगर किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी है तो डेंसिटी की वैल्यू आप हमेशा इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट्स पुट करेंगे। ये फिजिक्स में कॉमन बातें हैं। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या इसे पर सीसी भी कहते हैं। तो ग्राम पर सीसी इज अ CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। केजी पर मीटर क्यूब में बात करेंगे SI यूनिट्स में तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। वहीं मर्करी की बात करें तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और वहीं अगर किलोग्राम में, केजी में बात करें तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब होती है। इन दो चीजों की डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड मर्करी, इट इज सपोज्ड कि आपको याद हो, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है और इतने कॉमन है कि पूरे चैप्टर में हर बार आप इन्हें यूज कर रहे होते हो। तो क्वेश्चन आएगा, अगर वाटर और मर्करी के अलावा कोई सब्सटेंस, कोई ऑयल या कोई दूसरा फ्लूइड दे दिया तो 100% आपको डेंसिटी देगा ही देगा। लेकिन जब वाटर और मर्करी की बात करेगा तो हो सकता है दे, और ऐसा भी हो सकता है ना दे। वो एग्जामिनर ये अंडरस्टूड कर ले क्या डेंसिटी ऑफ वाटर और मर्करी, तो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की मैंने डेंसिटी यहां पे लिख दी। मान लीजिए कोई दो इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल मतलब एक दूसरे में ना मिले। जैसे नींबू में पानी डाल दो तो नींबू और पानी कैसे हैं बच्चा पार्टी, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर पानी में तुम ऑयल डाल दो तो वो मिक्स नहीं होते, आपको पानी की लेयर अलग दिखेगी और ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, ठीक है। तो जो मिक्स हो जाते हैं वैसे लिक्विड्स के लिए अगर मैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करूं तो क्या हो जाता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मान लो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया तो मास ऑफ सब्सटेंस 1 m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया, v1 प्लस v2 टोटल वॉल्यूम। मान लो वॉल्यूम ना दे रखा हो, सिर्फ मास और डेंसिटी दे रखा है, तो वॉल्यूम को क्या लिख दोगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो v1 की जगह m1 अपॉन ρ1 लिख दिया एंड v2 की जगह m2 अपॉन ρ2 लिख दिया। तो इस तरीके से डेंसिटी निकाल सकते हैं। बट कॉमनली जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए
अगर आए, मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना, तो दो केसेस में जनरली पूछे जा सकते हैं कि इक्वल मासेस, दो इक्वल मासेस ऑफ सब्सटेंस, दो इक्वल मासेस डिफरेंट डेंसिटीज के अगर मिक्स कर दिए तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या आएगी, तो उसका फॉर्मूला आता है 2 ρ 1 ρ 2 अपॉन ρ 1 प्लस ρ 2। कहां से आया, इसी में वैल्यूज पुट करके आया। और वहीं दो इक्वल वॉल्यूम, किसी भी दो सब्सटेंस के दो इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए जा रहे हैं, अगर उनकी डेंसिटीज अलग अलग थी तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ρ 1 प्लस ρ 2 बाय 2 आ जाता है। अब कई बार क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। R इंटू डी, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। छोटा छोटा लिखा है, शायद स्क्रीन में ना दिख रहा हो, बट जो नोट्स मैं शेयर करूंगा उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात, एसजी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो रिलेटिव डेंसिटी दे रखा हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सीसी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, दैट मीन्स आपको उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे रखी है इन ग्राम पर सीसी। अब अगर कैलकुलेशन पर्पस में यूज करना है तो इन केजी पर मीटर क्यूब आप चेंज कर सकते हैं। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। दूसरी बात ये समझना, ये एक शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप सीरीज है, तो ये मैं एक एज्यूम कर रहा हूं कि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट है, कौन कौन से फॉर्मुलेज है, कब क्या चीज अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ना कि बेसिक से मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, माइंड मैप जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो एग्जाम के लास्ट के मंथ में आप पूरे बड़े नोट से नहीं रिवाइज कर पाओगे। इन नोट्स में हर एक की पॉइंट जो आपके नोट्स में आप देखेंगे मिल भी जाएगा, और बहुत इजीली, बहुत क्विक रिवीजन, विद मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इनका सेंस वही है। कोई भी चैप्टर जब आप टेस्ट दिया करें तो इन माइंड मैप सीरीज से पूरा चैप्टर तुरंत रिवाइज करा करो, फिर तुरंत टेस्ट दिया करो। अब मैं बात करता हूं सेकंड कंसेप्ट पे, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं। यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल इसकी एसआई यूनिट है। तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक और जनरल यूनिट आती है एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो उसे एटीएम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1 एटीएम दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में बात करूं तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बारे में बात करना जरूरी क्यों है, बिकॉज ये कैसी है, इसकी एसआई यूनिट है। अब भाई फॉर्मूलाज अगर कैलकुलेशन में कोई भी फॉर्मूले में प्रेशर दे रखा है तो आप क्या करोगे, जो वैल्यूज पुट करोगे वो किस में पुट करोगे बच्चा पार्टी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करोगे। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू, अब 1 एटीएम की वैल्यू अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बात करूं तो 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मान लो 5 एटीएम दे रखा है, तो जब आप उसे न्यूमेरिकल में पुट करोगे तो 5 × 10⁵ पुट करोगे, 1 × 10⁵ से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 दे रखा है तो 5 × 10⁵ लिख दोगे। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा होता है 2 एटीएम, तो 2 × 10⁵ आप वैल्यू पुट करोगे कन्वर्ट करके। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कई जगह सेंटीमीटर ऑफ मर्करी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। क्या मतलब है, ये मतलब तुम्हें समझ में आएगा बैरोमीटर से। बैरोमीटर में जो मर्करी कॉलम होती है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जिस प्रेशर को रीड करता है उस प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम होती है। तो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, मतलब वही होता है। आई होप यहां तक सभी बच्चे क्लियर होंगे, कंफर्टेबल होंगे। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जिसका नाम है प्रेशर के। प्रेशर की कैलकुलेशन। तो प्रेशर की जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 3 डिफरेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग में एयर मॉलिक्यूल्स हैं और कितने 40, 45, 50 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। तो इतनी सारी हवा हम पे कुछ तो फोर्स लगा रही होगी, उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो वो जो प्रेशर है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1 एटीएम होती है। 1 एटीएम मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये हमेशा हम सब पे लग रहा है। तो कोई भी चीज है, मान लो मैं ये बोल दूं ये रिमोट है, तो इस रिमोट में अंडर नॉर्मल कंडीशन भी एक प्रेशर लग रहा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है उसमें एटमॉस्फेरिक को प्रेशर लगता ही है। मान लो एक पूरा क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें कोई भी मतलब एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसके अंदर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। लेकिन
उसी बड़े उसी कंटेनर में जो पूरा क्लोज था, एक पिन होल भी, एक सुई से भी अगर छेद कर दिया, तो सुई से छेद करने के बाद उसके थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उसके अंदर भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मतलब समझना, कोई भी चीज डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा। दूसरा कंसेप्ट ये आता है, क्लोज कंटेनर है तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। लेकिन उसी क्लोज कंटेनर में अगर आपने एक पिन होल भी कर दिया तो भी आप बोलोगे कि उसके अंदर अब प्रेशर कैसा हो चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका है। क्लियर। दूसरा आता है गॉज प्रेशर। पहला टर्म क्लियर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दूसरा प्रेशर जो आता है उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है दोस्त? प्रेशर ऑफ हाइट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, किसी भाई मान लो बाल्टी है या कोई भी वेसल है, उसमें आपने पानी भर दिया है, तो जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। समुद्र में जब आप नीचे जाते जाते हो तो क्या होता जाता है? प्रेशर आपका बढ़ता जाता है। यहां तक बात क्लियर है बच्चा पार्टी? तो इसी हाइट के वेरिएशन की वजह से जो प्रेशर का डिफरेंस आता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, इसे गॉज प्रेशर डेल्टा पी कहते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले एक न्यूज आई थी कि टाइटन नाम का एक सबमरीन था जिसमें कुछ लोग बैठ के समुद्र की गहराइयों को देखने गए थे और एक हादसा हो गया था। तो वो हादसा क्यों हुआ था? जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यू टू हाइट। और वो इतना ज्यादा हो गया था कि जो टाइटन सबमरीन था उस प्रेशर को नहीं झेल पाया और वो कोलैप्स कर गया, पचक गया, उसका काम तमाम हो गया। ठीक है, तो कभी भी आप किसी भी लिक्विड वेसल में या समुद्र में कभी भी डेप्थ में जाएंगे तो उसके ऊपर जो पानी है वो उस पर प्रेशर लगा रहा होगा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आता है गॉज प्रेशर आता है, जिसे एक्स डेल्टा पी कहते हैं। डेल्टा क्यों कह रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम बिल्कुल समुद्र के ऊपर भी हो एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन एक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, तो पानी लिक्विड में नीचे जाने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसे डेल्टा पी लिख रहे हैं। और उसकी वैल्यू सिंपली किसके बराबर होता है? रो जी एच, रो एल। रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज ग्रेविटी एंड एच इज हाइट, हाइट ऑफ कॉलम। बेसिकली हाइट ना बोलो, डेप्थ बोलो। जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन, मैंने नोट्स में लिख भी रखा है। नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। तो हाइट क्या होता है? जिस पॉइंट पे आप प्रेशर नाप रहे हो उससे ऊपर कितना पानी है, उससे जितना ऊपर पानी होगा वो हाइट आप एच लिख दोगे, रो जी एच, उतना प्रेशर उस पॉइंट पे ज्यादा होता है। जैसे मैंने ये वैसे ले लिया, यहाँ ऊपर वाला पॉइंट ए है, नीचे वाला बी है, तुमसे पूछ दे किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, तो सिंपली आप देखोगे बच्चा पार्टी कौन सा पॉइंट नीचे है, जो नीचे होगा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बी नीचे है तो प्रेशर एट बी क्या होगा बच्चा पार्टी? प्रेशर एट ए से ज्यादा होगा। प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। क्लियर है? तो ये हो गया गॉज प्रेशर की बात। अब आती है लास्ट चीज इज एब्सोल्यूट प्रेशर, कि किसी भी लिक्विड में, फ्लूइड में या किसी भी वेसल पे नेट प्रेशर कितना होगा, कैसे लिखेंगे? मान लो ये पॉइंट बी है, इस पे तुम्हें प्रेशर लिखने को कह दिया, तो तुम शुरू कहां से करोगे? टॉप मोस्ट पॉइंट से। क्यों? टॉप मोस्ट पॉइंट किसके कांटेक्ट में है? एटमॉस्फेयर। और कोई भी पॉइंट अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है तो उस पर कितना प्रेशर लग रहा होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये नोन बात है। तो यहां इस ए पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट। और जब हाइट के साथ आप नीचे जाओगे तो प्रेशर कितना बढ़ेगा? रो जी एच। तो पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट बी। तो तीन तरीके से प्रेशर को लिखना या कैलकुलेशन करने की बातें होती, मैंने तीनों बता दी। अभी तक मैंने जो चीज बताई उस पे हालांकि अगर अपन देखें तो नीट पे अभी तक हिस्ट्री में 35 सालों में कोई सवाल नहीं आया है। मैंने पूरी पीवाईक्यू मैपिंग दे रखी है कि कौन से कंसेप्ट पे किस साल पे सवाल आया। अब आता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात करें तो हाइट के साथ तो देख लिया रो जी एच। अब मैं बात करता हूं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। जैसे मान लो ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, दोनों की क्या हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे। अगर इनमें ऊपर नीचे डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो प्रेशर सेम होगा। ये दोनों सेम हाइट पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर पीए और पीबी कैसे होंगे? बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है? इसी चीज का एप्लीकेशन होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बड़ा अच्छा सुंदर सा कंसेप्ट है। देखो बच्चा पार्टी, अगर ये 3 पॉइंट दे दिए ए, बी और सी, इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर में कंपैरिजन तुमसे पूछा गया है, तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो इतनी पतली सी पाइप है, इसमें कितना ही पानी होगा। चलो ये थोड़ी चौड़ी है, और यहां सी पे देखो तो इसके लगता है इसके ऊपर कितना ज्यादा पानी है। तो देख के हमें लगता है कि जिसके ऊपर जितना पानी ज्यादा होगा उतना वेट ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा, तो उतना प्रेशर सी पॉइंट पे ज्यादा होगा, बी पे उससे कम होगा, और ए पे तो बहुत, ए के ऊपर बहुत कम पानी है तो ए पे प्रेशर सबसे कम होगा। बट ऐसा नहीं होता है। प्रेशर जो होता है मास का फंक्शन नहीं, मास
कितना पानी का मास उसके ऊपर, उस बात पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, कितनी हाइट तक प्रेशर पानी है उसमें। जितना ऊपर हाइट तक प्रेशर होगा, जितना पानी की हाइट उसके ऊपर ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। सिंस इन तीनों केसेस में हाइट ऑफ लिक्विड, ए पॉइंट के ऊपर भी यही सेम हाइट एच हाइट का पानी है, बी में भी देखो सेम हाइट का पानी है और सी में भी। सिंस इसके ए पॉइंट के ऊपर जो हाइट ऑफ वाटर है वही बी के ऊपर है, वही सी के ऊपर है, तो इन तीनों जगह पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो लिक्विड के लेवल्स को देख के, हाइट को देख के आप प्रेशर को जज करेंगे, कभी मास या वॉल्यूम को देख के नहीं करेंगे। जिसमें जिसके ऊपर पानी ज्यादा हाइट तक होगा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसमें कम हाइट तक पानी होगा उस पर प्रेशर कम होगा। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि उसका कितना मास है, कितना चौड़ा वेसल है या कितना पतला वेसल। इस केस में तीनों की हाइट सेम हाइट, तीनों वेसल में सेम हाइट तक पानी है, इसलिए तीनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू पीसी। पीए छुप रहा है, नो मतलब ये पीछे, अब ये मैं तो नहीं हटा सकता, नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगे बिल्कुल क्लियर कट, सुंदर सुंदर। अब आते हैं बैरोमीटर के कंसेप्ट पे। देखो बच्चा पार्टी, मैंने यहां लिख रखा है नीट 2020। तो बैरोमीटर के कंसेप्ट पे नीट 2020 में सवाल पूछा गया है। हर एक सवाल कौन कौन से साल में पूछा गया है, पिछले 35 साल की हिस्ट्री, पूरी चीज इस मतलब माइंड मैप्स भी है, पीवाईक्यू मैपिंग भी है, सब कुछ है। और सिर्फ माइंड मैप अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, आप कोई भी पीवाईक्यू करेंगे आप देखेंगे आपसे सवाल होगा, ये मेरी गारंटी है। चलो बैरोमीटर की बात करते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। भाई बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर नापने के काम आती है। अब ये कैसे काम करती है, भाई एक ट्यूब लेते हैं जो ऊपर से क्लोज्ड होती है और उसमें वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं और उसे लिक्विड में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो लिक्विड यूज करते हैं वो कौन सा लिक्विड यूज करते हैं, बाय चॉइस हमारे पास क्या लिक्विड आता है, मरकरी आता है। क्या आता है बच्चा पार्टी, मरकरी आता है। क्या यूज करते हैं बच्चा पार्टी, मरकरी यूज करते हैं बाय चॉइस। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट पे होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, सिंपली अगर आप देखेंगे समझेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हवा में है, बिल्कुल लिक्विड की सरफेस का पॉइंट, ये एयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो इस पॉइंट का प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब सेम हाइट पे, ये मैंने कंसेप्ट पढ़ा था, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, तो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बच्चा पार्टी, सेम होगा। तो ए पॉइंट का और इस पॉइंट बी का अगर मैं इसको लिख दूं, पॉइंट बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट चूंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। ए पॉइंट बी पॉइंट पे तो हम सर्टेन है कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ए पॉइंट पे देखो, चूंकि पहले से वैक्यूम था तो जहां तक मरकरी है वहां तो ठीक, लेकिन ये जो ऊपर वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये ऊपर जो वैकेंट, ये खाली स्पेस जो दिख रहा है, यहां पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल या कोई भी गैस नहीं है, तो यहां पे वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर आएगा, क्या वो हाइट के डिफरेंस की वजह से आएगा, गॉज प्रेशर जो अपन ने पढ़ा था बच्चा पार्टी प्रीवियस पेज पे, गॉज प्रेशर हाइट की वजह से कितना था, रो जी एच। तो यहां पॉइंट का प्रेशर जो को बच्चा पार्टी एटमॉस्फेयर, मतलब यहां पे वैक्यूम है तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो लिख दिया इस पॉइंट ए पे प्रेशर लिखने के लिए, प्लस एच हाइट की वजह से, एच हाइट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, ये हाइट एच की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो रो जी एच लिख दिया। तो इस पॉइंट का प्रेशर जीरो प्लस रो जी एच अगर ट्यूब से देखोगे, और इस बी पॉइंट का प्रेशर देखोगे पी नॉट होगा। सिंस दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो रो जी एच इज इक्वल टू पी एटीएम, ये कहानी आपके पास निकल के आ जाएगी। यहां से हाइट की वैल्यू लिखेंगे तो पी नॉट अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 76 सेंटीमीटर आ जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हारा घर पे होमवर्क है, आप डेंसिटी ऑफ मर्करी 13,600 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर केजी मीटर क्यूब होता है। क्योंकि आंसर मैंने यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्करी भी आप सेंटीमीटर में पुट कर सकते हो, फिर जी और पी नॉट तुम सेंटीमीटर में मत करना, मीटर में ही पुट करना, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मर्करी मैंने केजी पर मीटर क्यूब में सॉल्व करी, फिर फाइनल आंसर को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर लिखा तो 76 सेंटीमीटर आया। अब आपका होमवर्क क्या है समझ लो, आपको क्या करना है, बैरोमीटर बनाना है वाटर का, मरकरी ना यूज करके आप क्या यूज करें, वाटर।
तो यहाँ पे फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ मर्करी की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, सिर्फ यही फर्क पड़ेगा। कैलकुलेट करके बताना कितनी हाइट ऑफ बैरोमीटर रिक्वायर्ड होगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या इतना बड़ा बैरोमीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी कमरे या बिल्डिंग में रख पाना। तो प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं पानी की वजह से बैरोमीटर बनाने में। मरकरी चूंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका साइज ऑफ बैरोमीटर छोटा हो जाता है। भाई मरकरी में भी बना रहे हो तो 76 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर का हो जा रहा है, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा। इस हाइट का तो बैरोमीटर आएगा बच्चा पार्टी अगर मरकरी से बनाते हो। पानी से बनाओगे तो भैया बिल्डिंग के पार हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, पास्कल्स लॉ पे। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, किसी भी वेसल या किसी भी बॉडी पे जब आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी उस लिक्विड के हर एक पार्ट पे, हर एक वॉल्यूम पे, विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड। व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड इन द वेसल, इट इज ट्रांसमिटेड, क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन। मतलब फ्लूइड के किसी भी पार्ट में अगर आपने प्रेशर लगा दिया, मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे को तुमने ऐसे दबाया, तो प्रेशर जहां पे तुम हाथ से टच कर रहे हो वहां लगा रहे हो, लेकिन वो प्रेशर पूरे जहां जहां एयर है उस बैलून के अंदर हर जगह वो उतना ही प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वही लिखा है, एट एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड कंटेन इन वेसल इट इज ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड। मतलब एक लोकल पॉइंट पे जो प्रेशर लगाया वो फ्लूइड के हर पॉइंट पे तुरंत ट्रांसमिट होगा विदाउट एनी टाइम लैग और बिना कोई चेंज। अनडिमिनिश्ड मतलब कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया और हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो। तो इसका जो यूज आता है, एप्लीकेशन आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। क्या करते हैं बच्चा पार्टी, जहां से हमें ताकत लगानी होती, फोर्स लगाती है, वहां का एरिया क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और जहां पे हमें सामान रख के जैसे कार और हैवी ऑब्जेक्ट्स उठानी होती हैं उधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा कर देते हैं। अब जहाँ मान लो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है तो छोटे से ही कम फोर्स में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और वो पूरा प्रेशर जैसे ही आपने यहाँ अप्लाई किया, पास्कल लॉ क्या कहता है, तुरंत पूरे वॉल्यूम में ट्रांसमिट होगा, तो वो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, F2/A2। सिंस A2 बहुत बड़ा है, A2 बहुत बड़ा है तो क्या होना पड़ेगा, अगर A2 बहुत बड़ा है, अगर ये दोनों प्रेशर को सेम होना पड़ेगा तो ये F2 बहुत बड़ा होना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, यहाँ आपने कम फोर्स लगाया लेकिन वहाँ जो फोर्स लगता है वो बहुत ऊपर लगता है। सिंपल सी बात है, F1/A1 = F2/A2। या फिर अगर पूछा है कि भाई कार रख दी जिसका मास है, मैं बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो F1/A1, F2 की जगह क्या पुट कर देंगे, mg, वेट ऑफ द कार, mg/A2 कर देंगे। तो ये हो गया पास्कल्स लॉ का कंसेप्ट। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। सवाल अभी तक नहीं आया है नीट की हिस्ट्री की बात करें तो। अब एक कंसेप्ट आता है एवरेज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द वर्टिकल वॉल। मान लो ये कोई कंटेनर है, हाइट के साथ वेरिएशन तो हम सीख ही चुके हैं, लेकिन इस वॉल पे जो वर्टिकल वॉल जो सपोर्ट कर रही है लिक्विड के, उस पर अगर एवरेज प्रेशर पूछ दिया जाए वो कितना हो जाता है, ρgh/2, वेयर h इज द टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर। तो अगर h हाइट का कंटेनर है तो उसकी किसी भी वर्टिकल वॉल पे जो एवरेज प्रेशर होगा ρgh/2 लग रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज आती है लिफ्ट के केसेस, मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द ग्रेविटी। ये चीज एक्सक्लूसिवली अलग से इस बार जो नया सिलेबस आया है उसमें मेंशन कर दी गई है, पहले नहीं थी, एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो अलग से मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो मैंने लिख भी दिया। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, जी का वेरिएशन तुम्हें पता है, कैसे करोगे, लिफ्ट में डाल के ही करोगे। भाई लिफ्ट को ऊपर ले जा रहे हो तो नेट इफेक्टिव जी कितना हो जाता है, G+A। मतलब जो तुमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े प्रेशर के लिए, जितनी कहानी पढ़ी, ρgh/2 पढ़ा तुमने, प्रेशर के लिए क्या पढ़ा, ये पूरे कहानी पढ़ी, ये बैरोमीटर की कहानी पढ़ी तुमने, इससे पहले वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ा, P0 + ρgh होता है, गॉज प्रेशर डेल्टा पी की वैल्यू बात करी, ρgh। मतलब जहाँ जहाँ ग्रेविटी, अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें जहाँ जहाँ ग्रेविटी का टर्म आ रहा है, जहाँ जहाँ जी आ रहा था, जी को रिप्लेस कर दोगे जी इफेक्टिव से। मैंने सिंपली लिख दिया रिप्लेस जी विद जी इफेक्टिव। जो कंसेप्ट पढ़ा था वो वैसा ही रहेगा,
जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे। लिफ्ट में रखा होगा, लिफ्ट ऊपर ले जा रहे होगे तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है। लिफ्ट को ए एक्सेलरेशन से नीचे ला रहे होगे, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए हो जाएगी। अगर वहीं लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी तो जी इफेक्टिव जी के बराबर ही हो जाएगा। मान लो उस apparatus को तुम कहाँ लेके चले गए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जीरो। तो जी इफेक्टिव जहां जहां जी था वहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो इसी तरह से वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पे सवाल पूछ देते हैं। तो कोई बहुत नई चीज नहीं है, पागल मत हो सर ये क्या लिख दिया, ये क्या नया चीज आ गया। नया कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इतनी सी बात जाननी थी। आई होप यहां तक सभी कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। अब आता है कंसेप्ट YouTube का, ठीक है। YouTube जिस पे आप देख रहे हैं वो वाला YOU नहीं है, सिर्फ ये U शेप की वजह से ये नाम है इसका YouTube। तो YouTube पे कंसेप्ट पे कई बार सवाल पूछे गए, जैसे देखेंगे तो नीट 2017 और 2019, ठीक है। तो इन 2 सालों में ये सवाल पूछे। सिंपली सवाल कैसा आएगा मैं बता देता हूँ। लिक्विड एक कॉलम में डिफरेंट लिक्विड होगा और दूसरे कॉलम में कोई एक्स्ट्रा लिक्विड पोर करेंगे। तो ये येलो कलर का लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी ρ2 है, ये व्हाइट कलर का जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ1 मेंशन। तो तुमसे क्या पूछा जा सकता है, ये हाइट h1 कि भाई इस कॉलम में हाइट कितनी होगी, या h2 कितना होगा, या फिर ये तो इन जनरल गिवन होता है। मान लो जो एक्स्ट्रा लिक्विड येलो कलर का डाल रहे हो उसकी हाइट दे रखी होती है क्वेश्चन में। तो इन जनरल तुमसे या तो h1 पूछ देगा या दोनों लिक्विड में जो डिफरेंस ऑफ हाइट डेल्टा h होगा, ये 2 चीजें पूछी जाती है। तो अगर h1 h2 की वैल्यू पूछी हो तो ρ1 h1 इज इक्वल टू ρ2 h2। किसी भी यूट्यूब के लिए ρ1 h1 इज इक्वल टू ρ2 h2 वैलिड रहता है। कैसे आता है ये कंसेप्ट, सिंपली क्या करते हैं बच्चा पार्टी, जैसे मैंने ये पॉइंट ए लिखा है, ये पॉइंट बी लिखा है। अगर आपने सेम लिक्विड में 2 पॉइंट्स लिए हैं जो सेम हाइट पे हैं, सेम लिक्विड में देखो ये पॉइंट भी वाइट लिक्विड में है, ये पॉइंट भी वाइट वाले लिक्विड में है, तो सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे अगर 2 पॉइंट्स लेते हो तो उन दोनों पॉइंट का नेट प्रेशर सेम होता है। तो इस पॉइंट पे अपन ने नेट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए की P0 प्लस ρ1 GH1। इस पॉइंट पे प्रेशर लिखोगे तो यहाँ का प्रेशर P0 प्लस ρ2 G, हाइट कितनी H2, तो P0 प्लस ρ2 GH2 लिख दोगे। इक्वेट करोगे सब कट जाता है। सिंपली लॉजिक क्या आता है, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। H1 H2 कहाँ से नाप रहे हो, वहां से जहां पे इंटरफेस आ रहा है। यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ येलो वाला लिक्विड है, ये व्हाइट कलर का लिक्विड है, तो ये इंटरफेस आया। यहाँ तो एक ही लिक्विड था, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 2 पॉइंट लिए, प्रेशर इक्वेट कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट ये आता है ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। ध्यान रखना H1 H2 कहाँ से नाप रहे हैं। ये करके सॉल्व करके ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2 H1 की वैल्यू निकाल दोगे। एक बार H1 की वैल्यू निकाल दी, H2 क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, तो या तो क्वेश्चन में H1 पूछा होगा या डिफरेंस इन हाइट पूछा होगा। डिफरेंस इन हाइट पूछा होगा मतलब डेल्टा H बोला होगा। डेल्टा H बेसिकली क्या होगा, H2 माइनस H1। H2 पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा, H1 इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, H2 माइनस H1 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी, डिफरेंस इन हाइट मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल हैं। अब आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट कंसेप्ट। ये बात करें तो जो नई एनसीईआरटी है दोस्त, मैं आपको बता दूं तो उस नई एनसीईआरटी से ये हटा दिया गया है, उसमें नहीं है। और नहीं भी हटाया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 35 सालों में भी सवाल जब था तब भी नहीं पूछा गया, अब हटा दिया गया है तो क्या ही पूछेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या होता है, मैं बता देता हूं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पार्शियली या फुल्ली, मतलब अगर आधा भी डूबा है और अगर लिक्विड के अंदर पूरा भी डूबा है, उन दोनों केस में उस लिक्विड पे, उस बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मैंने डायरेक्शन FB की ऊपर के डायरेक्शन में देखो बना रखी है, और वो जो फोर्स होगा उसे कहेंगे बायंसी का फोर्स। और फोर्स ऑफ बायंसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम सबमर्ज्ड मतलब वो वॉल्यूम बॉडी का जो लिक्विड में डूबा है। देखो जैसे यहां पे ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसपे मैंने VS लिखा है, VS मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो बॉडी VS डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, तो बायंसी का फोर्स कितना लगेगा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी नहीं, लिक्विड की डेंसिटी इनटू G। अब वॉल्यूम सबमर्ज्ड का मतलब बस तुम्हें पता होना चाहिए, वॉल्यूम सबमर्ज्ड मतलब वो वॉल्यूम बॉडी का जो लिक्विड में डूबा हुआ है। तो अगर ये कोई पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है तो देखो सिर्फ इतना सा पार्ट जो ग्रीन कलर में है वही तो डूबा है, बाकी येलो वाला तो बाहर है, तो सिर्फ इतने पार्ट का वॉल्यूम आप लिखोगे। और वहीं अगर कोई फुल्ली सबमर्ज्ड पूरी की पूरी बॉडी डूबी होती तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम सबमर्ज्ड बराबर ही हो जाते। अबे पूरा ही डूब गया मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम सबमर्ज्ड दोनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर कोई पार्शियली सबमर्ज्ड होता है उस केस में
वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम अलग आता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वीएस क्या होता है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड होता है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। देख रहे हो कितनी मेहनत करी है, हर एक चीज पीवाईक्यू देखा मैंने कि कितने सारे पीवाईक्यू आए हैं, पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग हो रखी है, एनसीईआरटी का एक एक की पॉइंट आपको आप पास आ रखा है इसमें, कब कौन सी चीज़ आई है कौन सी नहीं आई है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे एज इट इज़ बता, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल पका पकाया खाना है ये। जब भी आप कोई भी टेस्ट दें जिसमें फ्लूइड्स आ रही हो, तो वो आप पूरे नोट्स को रिवाइज करके, क्विक रिवाइज करके जाएंगे। तो अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अगर कोई बॉडी पार्शली समझ ले तो कितना पार्ट, कितना वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर होगा और कितना बाहर होगा। जो इनसाइड वॉल्यूम होगा उस बॉडी का, उसे क्या कहेंगे बच्चा पार्टी, वी इन लिख दिया। तो वी इन की वैल्यू आती है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द, वी नॉट क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वी नॉट क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो इनसाइड कितना वॉल्यूम रहेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी नॉट। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि कितना वॉल्यूम बॉडी का बाहर रहेगा पानी के, वी आउटसाइड, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी नॉट। अब फ्लोटेशन का कंसेप्ट आता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी में डाल लें तो कब वो तैरेगी और कब वो डूबेगी। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस डेंसिटी में वो सॉलिड को डाल रहे हो, लिक्विड की डेंसिटी अगर बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो वो बॉडी फ्लोट कर जाएगी। वहीं अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो सिंक कर जाएगी। तो फ्लोटेशन का सिंपल सा लॉजिक आप किससे देख लोगे, डेंसिटी से। अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी फ्लोट करेगी, और वहीं अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है, हाइयर डेंसिटी की ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डाल रहे हो तो वो लिक्विड में डाले तो सिंक हो जाएगा। सो सिर्फ डेंसिटी देख के आप कोई चीज फ्लोट करेगी या सिंक करेगी इजिली बता सकते हो इस कंसेप्ट से। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, अपरेंट वेट का। ठीक है, अपरेंट वेट या फिर कई बार क्वेश्चन में टेंशन पूछे जा सकता है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें मॉड्यूल्स में और बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये भी पार्ट किसका है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही हटा दिया गया और जब था तो भी नहीं पूछा गया, बट फिर भी मैंने सारे की पॉइंट्स लिख दिए, एटलीस्ट इतना तो देख सकते हो, जा सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाहर नीट कभी नहीं पूछेगा, और बहुत सिंपल शब्दों में लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो दो बातें तुम्हें चेक करनी पड़ेगी। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है या बॉडी डूब रही है, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है मतलब लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, उस केस में अपरेंट वेट और टेंशन दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। देखो लिख रखा है अपरेंट वेट इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू जीरो। अपरेंट वेट और टेंशन दोनों कर निकालोगे हमेशा दोनों बराबर आता है। अपरेंट वेट बोलूं या टेंशन बोलूं दोनों बराबर आता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, अपरेंट वेट या टेंशन की वैल्यू mg, दैट इज एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी माइनस बायंसी का फोर्स। मतलब टेंशन अगर नॉर्मली कोई हवा में कोई लटक रहा होता तो टेंशन या वेट क्या लिखते हो, mg लिखते हो। अब लिक्विड में डाल दोगे तो एक ऊपर की तरफ बायंसी लग रहा है, तो बायंसी का फोर्स माइनस कर दोगे तो अपरेंट वेट पता चल जाएगा, या फिर टेंशन पूछी होगी तो टेंशन पता चल। क्लियर है। तो अगर बच्चा पार्टी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है बॉडी की डेंसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड इतना बायंस फोर्स लगा देगी वो फ्लोट करेगा। फ्लोट कर रहा है मतलब mg और बायंसी बैलेंस हो रहे हैं, मतलब उस केस में अपरेंट वेट और टेंशन दोनों की वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक होगी, डूबना चाहेगी। डूबने से कौन बचाएगा, यहाँ पे अगर अपरेंट वेट पूछ रहा होगा तो स्प्रिंग बैलेंस बचाएगा, और अगर रस्सी से बंधा होगा तो टेंशन बचाएगी। तो अगर बॉडी डूब रही है, मतलब अगर कंडीशन दे रखी है बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, चेक करोगे डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होगी तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू टेंशन के लिए ये फॉर्मूला लगा दोगे, कितना, mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो एल अपॉन रो बी। क्लियर है। तो ये अपरेंट वेट का कंसेप्ट आ गया। दो ही आएंगी, या तो बॉडी डूबेगी या फ्लोट करेगी। अगर बच्चा पार्टी फ्लोट कर रही है, फ्लोट कैसे करेगी, कैसे चेक करोगे, सिंपली देख लोगे डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, बॉडी फ्लोट कर रही होगी, उन दोनों, उस केस में अपरेंट वेट और टेंशन दोनों की वैल्यू जीरो होगी। और अगर बच्चा पार्टी बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी डूबना चाहेगी, तब अपरेंट वेट और टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, mg टाइम्स 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। क्लियर है। अब ये जनरल एक क्वेश्चन है जो जेई मेंस में पूछा गया है, नीट में नहीं पूछा गया, क्योंकि जेई मेंस में पूछा है तो मुझे लगता है प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। क्या है बच्चा पार्टी, इस तरीके का कंटेनर दे देगा जिसमें 3 डिफरेंट लिक्विड है और एक सॉलिड है। तो सिंपल सी बात है,
जो जितना नीचे होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे नीचे रो 1 है, तो रो 1 की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। फिर देखो ये है रो 0, सॉलिड की डेंसिटी क्या मैंने मानी है रो 0, तो रो 1 सबसे बड़ा होगा, फिर रो 0 होगा, फिर रो 2 होगा, फिर रो 3। सबसे लीस्ट डेंसिटी का रो 3 को, देखो रो 3 सबसे लीस्ट डेंसिटी। यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं? ये शायद मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एक करेक्शन है। मैंने बताया आप लोग को सही है, लेकिन नोट्स बनाते वक्त शायद गलत लिख दिया है। सबसे नीचे होगा उसकी डेंसिटी सबसे नीचे होगी, तो रो 1 सबसे बड़ा होगा, फिर तुम्हारा रो 0 आएगा, फिर रो 2 होगा। मैं करेक्ट करके आपको पूछ दूंगा। सिंपल सी बात समझो, जो जितना नीचे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा। अब समझो बच्चा पार्टी, ये ब्लॉक है, ये डेंसिटी इस लिक्विड में नहीं डूब पा रहा, लेकिन इन दोनों में डूब गया। भाई ऊपर से ही तो डाला होगा, यहाँ पे आके अटक गया। इन दोनों में डूब गया, मतलब इस ब्लॉक की डेंसिटी इन दोनों लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, लेकिन ये येलो वाले लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, तभी उसमें तैर रहा है। तो सबसे जो जिस लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, जितनी ज्यादा होती है, वो उस बर्तन में सब उतना नीचे होता है। तो सबसे नीचे जो लिक्विड है रो 1, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर रो 0 ब्लॉक की डेंसिटी, फिर उसके बाद रो 2 और रो 3 की डेंसिटी सबसे कम होगी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप क्लियर होंगे आप। 2 बार पूछा जा चुका है जेईई मेंस के एग्जामिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या क्या पूछी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें जानने के लिए कि ये किस पे बेस्ड होती है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल या बेसिक प्रिंसिपल क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पीछे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पीछे जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो किसका है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से ये डिराइव्ड होती है। अब ये क्या कहती है, मान लो ये कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और वेलोसिटी V1 है। तो क्या फॉलो करता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। एरिया इंटू वेलोसिटी इसे फ्लो रेट भी कहते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, अंग्रेजी में फ्लो रेट भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द फ्लो रेट, तुम कहोगे भाई साहब ये क्या पुद्या है, रब्बा है, दद्दा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें पता है फ्लो रेट मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी होता है। कंफर्टेबल है? तो ये तो एक नॉर्मल, मान लो कहीं 3 मुहा पाइप दे दिया इस तरीके का, तो तुम सिर्फ सिंपल सी बात समझो कि जितना पानी अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इधर से इनकमिंग कितनी होगी A1 V1, इधर से कितनी होगी A2 V2, और इधर से जो V3 स्पीड से जा रहा है A3 क्रॉस सेक्शन से, तो वो इक्वल होगा A3 V3। वही लिखा है A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डी कैपिटल V बाई dt, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम की बात हो रहा है, इसको वेलोसिटी से मिसअंडरस्टूड मत करना। तो वही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट dV बाई dt की बात करेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी A इंटू V होती है। किसी भी एक ट्यूब के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यही बात इसने बताई है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की बात करें तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अब बर्नौलीज थ्योरम पे हिस्ट्री में 2023 में एक सवाल आया है। वैसे बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पे कई सवाल आए हैं। प्योर बर्नौली कि भाई बर्नौली कहाँ कहाँ लग रही है, वो सिंपली 2023 में आया है। अब पहले समझो कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, कब लगेगी। तो सबसे पहली बात है कि कब लगेगी, तो ये लगेगी सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड पे ही लगा सकते हैं। अब आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल मतलब ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, हमेशा डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती ऐसे फ्लूइड्स की। ऐसे फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड बर्नौली लगाने के लिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, और जो फ्लो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो को फॉलो करना चाहिए, तब आप बर्नौली लगा पाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे। तो तुम बोलोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह दो, या फिर ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए तुम कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। अब ये क्या कहती है, प्रेशर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट होता है। ये जो टर्म लिखा है प्रेशर प्लस हाफ रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये सारे टर्म्स क्या लिखे हैं, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। बेसिकली ये P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या लिखा है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। तो किसी भी फ्लूइड के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी वो लिखी है, और ये एक स्टेडी फ्लो के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है, पानी कैसे भी पाइप में कैसे भी जा रहा हो। ठीक है,
फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो एक किसी भी यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसे लिखोगे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ये किसने बताया, बर्नौली ने बताया। अब इसमें कई बार हेड्स पूछ देते कि बताओ प्रेशर हेड क्या है, काइनेटिक हेड क्या है, ग्रेविटेशन हेड क्या है। तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन को पूरी जो पेरेंट इक्वेशन है उसको रो जी से डिवाइड कर दो, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। करने का कोई लॉजिक नहीं है, जबरदस्ती के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, डेंसिटी रो इंटू जी से डिवाइड कर दो, रो इंटू जी से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला टर्म P बाय रो जी हो जाएगा, ये वाला टर्म V स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा, ये वाला टर्म H आ जाएगा। पहले टर्म को प्रेशर हेड कह देते हैं, दूसरे टर्म को काइनेटिक हेड कह देते हैं, और जो H बचा इसे पोटेंशियल हेड या कह देते हैं। पोटेंशियल हेड या ग्रेविटेशनल हेड, दोनों में से कुछ भी नाम दे दो। पोटेंशियल हेड ऑब्लिक ग्रेविटेशनल हेड, दो नाम होते हैं इसके। ग्रेविटल हेड फेड पूछे तो बता देना क्या होता है, ठीक है। अब मान लो कोई ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ट्यूब के इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी V1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल मैकेनिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, समझना ये टर्म क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो, यहाँ की हाइट कितनी H1, तो रो जी H1। अब चूंकि ये कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पे अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा तो इक्वल्स टू होगी, यहाँ का प्रेशर कितना है P2 प्लस हाफ रो, यहाँ वेलोसिटी कितनी है V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, इस फॉर्मूले में V की जगह V2 पुट कर दोगे, प्लस रो जी H2, हाइट की जगह ये चूंकि पाइप की हाइट ग्राउंड से H2 दे रखी तो रो जी H2 लिख दोगे। तो ये कांस्टेंट रहती है, ये इस तरह से एप्लीकेशन किया था। अब बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड क्या क्या चीजें बेस्ड करती हैं बच्चा पार्टी, तो जो एरोप्लेन उड़ रहा होता है, एरोप्लेन उड़ रहा होता है, कौन से कंसेप्ट पे उड़ रहा होता है, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन से उड़ता है। तो फास्ट बॉलर बॉल को हवा में स्विंग कराते हैं, ठीक है, तो वो सीम का यूज करते हैं। तो बेसिकली उसके जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस समय नहीं है यहाँ पे माइंड मैप कर रहे हैं, तो उसके बेसिक पीछे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो किसका होता है बच्चा पार्टी, बर्नौली का होता है। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होती है जो फ्लूइड के फ्लो को नापने के काम आती है, उस पर पीछे एप्लीकेशन क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम का। एरोफॉइल्स, वही एरोप्लेन पे जो लिफ्ट मिलता है, एरोफॉइल्स या एरोडायनेमिक शेप के पीछे जो लॉजिक होता है वो किसका होता है, बर्नौलीज थ्योरम का होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स निकालते हैं, उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल किसका होता है, बर्नौलीज थ्योरम का होता है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी कि बर्नौलीज थ्योरम कहाँ का एप्लीकेबल होता है और क्या चीज कह रहा है। बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, आइडियल फ्लूइड पे वैलिड होता है, सारे टर्म्स मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है एरोफॉइल। बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। 2015 के AIPMT में भी पूछा गया था और एम्स के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो किसी भी एरोप्लेन के विंग्स पे जो नेट फोर्स लगता है वो एरोफॉइल के कंसेप्ट आता है। तो को समझना पार्टी करते क्या है, एरोफॉइल या किसी भी चीज को जब एरोडायनेमिक शेप देते हैं तो करते क्या है, जब मैन्युफैक्चरिंग उसे बना रहे होते हैं तो उस चीज को, शेप को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब हवा उसे मूव कराएं तो जब हवा उससे पास हो तो ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा पास हो और नीचे वाले पार्ट से हवा की स्पीड क्या हो, कम हो। तो इस एरोफॉइल एरोडायनेमिक शेप की वजह से इसके ऊपर से क्या होती है, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और नीचे हवा की वेलोसिटी कम होती है। अब बर्नौलीज थ्योरम से हमें पता है जहां पे भी वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। ध्यान देना, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। तो इस तरह के से शेप को डिजाइन किया जाता है कि अब ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, नीचे कम हो जाए। नीचे अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। तो वही लिखे, इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि V1 ऊपर वाली वेलोसिटी नीचे वाली वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है। अब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा P2 से। अब नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है, तो नीचे से प्रेशर पुश करेगा, तो इस तरीके से एक लिफ्ट ऊपर मिलता है। वो लिफ्ट कितना मिलता है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस, नीचे का प्रेशर P2 माइनस ऊपर का प्रेशर P2 माइनस P1 इंटू टोटल एरिया ऑफ द एरोफॉइल इंटू एरिया कर दो। उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, सिंपली हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या सॉरी यहाँ पे V1 माइनस V2 कर लेना, हाफ रो, करेक्शन कर लेंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2। V1 क्या है, ऊपर वाली वेलोसिटी, तो जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू क्या आती है, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू टोटल एरिया A के बराबर वो फोर्स आता है। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे।
कंफर्टेबल है? तो नेक्स्ट अपवर्ड फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अप्लाई करेंगे आंसर। सिंपल फॉर्मूला, अगर फोर्स क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि नेट अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, उसकी वैल्यू ये है। कहाँ से आई? बर्नौलीज के अप्लाई करके आई। अब आता है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है नीट का, इतना फेवरेट है कि इसको टोटल के 2 बार सवाल पूछ दिए, 2019 में भी और 2015। अरे यार इस चैप्टर से ही कम सवाल आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आता है किसी साल तो एक, मतलब बहुत कम सवाल पूछे। पिछले 35 साल में 24 सवाल पूछे गए, तो ढंग से एक सवाल पर ईयर का भी एवरेज नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ये भी किसका एप्लीकेशन है? बर्नौलीज का ही एप्लीकेशन है। तो क्या है, मान लो बच्चा पार्टी ये कोई कंटेनर है जिसमें तुमने यहाँ पे छेद कर दिया तो पानी निकलेगा, यहाँ पे गिरेगा। अब काइनेमेटिक्स और फ्लूइड्स दोनों को मिक्स करके सवाल यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहला आता है कि कितनी स्पीड से पानी निकलेगा। तो जिस स्पीड से निकलेगा वो किस बात पे डिपेंड करती है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव। इस स्मॉल हाइट एच पे, इस छेद के ऊपर कितना पानी है, इस बात पे डिपेंड करती है। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कंटेनर में टोटल कितना पानी भरा है। आपने जहां छेद किया उस छेद उस वाले होल्स के ऊपर वाले पॉइंट पे, जहां पे आपने छेद किया उससे ऊपर कितना पानी है उस हाइट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी कितना आता है? √2gh, सबको पता है, क्लियर है। अब मान लो ये हाइट तुम्हें y दे रखी है, ये जो दे रखी है ये एरो, ये थोड़ा वो उधर खिसक गया सेव होते वक्त, ये हाइट आपको y दे रखी है, इसको मैं हटा दे रहा। तो मान लो ये देखो सिंपली बात हो गई हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते थे? √2h/g लिखते थे, √2h/g। यहां पे जहां से समझो ना, पानी को तुम मान लो कि क्या है, पानी वाटर मॉलिक्यूल्स को तुम क्या मान लो? प्रोजेक्टाइल है। यहां से तुमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, तो प्रोजेक्टाइल को फेंकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते थे √2h/g आता था। इसकी हाइट कितनी है? y। इसके लिए फॉर्मूला कितना आ जाएगा? √2y/g। अब ये y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर टोटल हाइट h दे रखी है और ये वाली हाइट स्मॉल h दे रखी है, तो ये हाइट क्या कैपिटल H माइनस स्मॉल h आ जाएगा। वही मैंने पुट कर दी, y की जगह h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, सिंपल सी। अब क्या पूछ देगा? रेंज। रेंज क्या होगा बच्चा पार्टी? हॉरिजेंटल वेलोसिटी को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दूं रेंज आ जाता था, तो वही करना है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है? v। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट इस पार्ट में निकाल ही चुके हैं, तो v इंटू टी कर दोगे, कितना आ जाएगा? रेंज। सॉल्व करके वैल्यू कितनी आती है? √2 टाइम्स √h टाइम्स h माइनस h। अब देखो बच्चा पार्टी, रेंज का फॉर्मूला याद करने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी निकालना कितना आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुम्हें 100% याद ही होता है, √2h/g। h क्या होता है? जिस हाइट से तुम ग्राउंड से, वो हाइट से जिससे तुम पानी को, मॉलिक्यूल्स को फेंक रहे हो या बॉल को फेंक रहे हो, यहाँ पे वो हाइट किसके बराबर है? y। तो √2y/g हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दोगे, कैपिटल H बाई स्मॉल h पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। रेंज निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल रिजल्ट ये आता है। या तो फाइनल रिजल्ट याद कर लो या इतना भी ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि बताओ कहाँ पे छेद करें ताकि जो पानी गिरे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरे, मतलब रेंज मैक्सिमम हो पानी की, तो कितनी हाइट पे छेद करें। तो उसका आंसर आता है जो टोटल हाइट, बकेट में जितनी हाइट तक पानी होता है उसका टोटल बाई 2 कर दोगे, तो टोटल हाइट कितना है? h/2। उस हाइट पे अगर जब तुम छेद करोगे तो रेंज मैक्सिमम मिलती है। मान लो पूछ दे कि वेलोसिटी मैक्सिमम निकले, मैक्सिमम वेलोसिटी से निकले, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से निकालना है तो बिल्कुल बॉटम पे छेद करो। क्यों? क्योंकि जब बॉटम पे छेद करोगे तो हाइट अबव द होल h की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हाइट वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है तो बिल्कुल बॉटम में होल करो, और अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो कैपिटल H/2 पे डिवाइड पे होल कर दो, क्लियर है। अब एक चीज और पूछी जा सकती, कभी पूछी तो नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है कि क्या जब ये पानी बाहर निकलेगा तो इस कंटेनर पे कितना फोर्स लगेगा। बेसिकली देखो, गुब्बारे में हवा भर देते हो, फूल जाता है, उसको पकड़े रहते हो, छोड़ देते हो, तो हवा बाहर निकलती है, बैलून आगे भागता है, रॉकेट प्रपल्शन वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, हवा की जगह पानी निकल रहा है, तो पानी अगर बाहर निकलेगा तो वेसल को पीछे धक्का देगा। तो कितने फोर्स लगाता है? वो लगाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है? एरिया ऑफ होल। उस केस में एरिया ऑफ होल देना पड़ेगा इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, तो ρA भी फोर्स ऑन द वेसल होता है। अब आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछा जा सकता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की वैल्यू हम ऑलरेडी बता चुके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी होती है। तो स्पिन होल का एरिया का स्मॉल ए मालूम है, इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से √2gh से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट
आ जाएगा। इन कंसेप्ट पे पूरा 2019 और 2015 में पूछे। एक चीज मैंने और ऐड कर दी कि भाई ये कंटेनर जमीन पे ना रख के किसी स्टूल पे रख दिया, तब बताओ रेंज मैक्सिमम के लिए क्या करोगे। तो अगर स्टूल पे रख देगा तो रेंज मैक्सिमम के लिए सिंपली क्या करोगे, टोटल हाइट जमीन से नापोगे। तो जमीन से टोटल हाइट पानी जिस लेवल तक बढ़ा है, तो कंटेनर में h हाइट तक पानी भरा है, टूल की टोटल हाइट स्मॉल h है, तो रेंज मैक्सिमम के लिए h प्लस स्मॉल h बाई 2 हो जाए। ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्टूल दे रखा है जिसकी हाइट h डैश है, कंटेनर में h हाइट तक पानी भरा है, तो रेंज अगर मैक्सिमाइज करनी है जो यहाँ पे मैंने किया था, तो रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए अब हाइट तुम ग्राउंड से नाप लो, तो ग्राउंड से टोटल हाइट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, कैपिटल H प्लस h डैश। तो कैपिटल H प्लस h डैश बाई 2 कर दोगे, उस लोकेशन पे अगर जब तुम पिन होल करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, रेंज मैक्सिमम मिलेगी अगर स्टूल पे रखा। ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। बहुत थ्योरी है यार इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट की दोस्त बात करते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन का फिनोमेना क्या होता है। मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से सवाल में सवाल बता ही रहा है। अब पूरा अपना एक्सपीरियंस जो है, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। सरफेस टेंशन की अगर मैं बच्चा पार्टी बात करूं, तो सरफेस टेंशन में क्या होता है, पहले फिनोमेना, तो प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ इलास्टिक मेंबर। ठीक है, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसकी जो अपर सरफेस होती है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी बिहेव करती है। इलास्टिक समझ रहे हो, बिल्कुल रबर जैसा। मतलब अगर उसमें तुम कोई चीज डालोगे नीचे, मतलब कोई चीज नीचे जाना चाहेगी तो उस पर फोर्स किधर लगाएगी, वो मेम्ब्रेन ऊपर। और वहीं लिक्विड की सरफेस से कोई चीज खींच के ऊपर बाहर निकालना चाहोगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स किधर लगेगा, नीचे। एग्जैक्टली लाइक ए स्प्रिंग। समझ जाओ ना, तुमने ग्लास लिया, उस पर बलून होता है ना, बलून को बिल्कुल ही स्ट्रेच करके रख दिया उसकी अपर मेम्ब्रेन, तो वो जो अपर मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रही है, वैसे किसी भी लिक्विड की लेयर वैसा ही करती है। अब उसमें कोई चीज तुम नीचे डालोगे तो वो नेट अपवर्ड फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगाएगी, और किसी चीज को उस सरफेस से ऊपर खींचोगे तो वही मेम्ब्रेन उस पर नीचे की फोर्स लगाती है। समझ जाना, लिक्विड की अपर लेयर एक इलास्टिक रबर जैसी बिहेव करती है। उस पर रखी हुई किसी भी चीज को ऊपर खींचना चाहोगे तो उस पर नेट फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से नीचे आएगा, और उसको अगर नीचे दबाना चाहोगे तो उस पर नेट फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर आएगा। ये बात क्लियर है? तो किसी भी लिक्विड की जो सरफेस होती है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी बिहेव करती है। इस फिनोमेना को सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए डेंगू वाले मच्छर क्या करते हैं, पानी जहां इकट्ठा होता है उसके ऊपर अंडे दे देते हैं। वो इतने हल्के होते हैं कि क्या होता है, उनके वो पानी पे बैठ भी जाते हैं और अंडे भी दे देते हैं, अंडे डूबते नहीं हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई कहीं पानी इकट्ठा ना होने दो, वरना डेंगू वाले मच्छर पलेंगे और डेंगू होगा। तो उसको हटा देना, कहीं भी पानी नहीं इकट्ठा। और कहीं तालाब हो या नाले हो जहाँ का पानी नहीं हटाया जा सकता, तो वहाँ जनरली लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल देते हैं। कैरोसिन डालने से क्या होता है, उसकी जो सरफेस, कैरोसिन अपर लेयर पे आ जाएगी। कैरोसिन की सरफेस टेंशन क्या होती है दोस्त, बहुत कम होती है। कैरोसिन की सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो मच्छर और मच्छर के अंडे दोनों ही वहां पे रुक नहीं पाते हैं और डूब जाते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्त? अब बात करते हैं फोर्सेस की। कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है। दो सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे कोहेसिव कहते हैं। मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। एडेसिव फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे एडेसिव फोर्स कहते हैं। मान लो ग्लास और वाटर है, तो ग्लास की का मॉलिक्यूल अगर वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो कौन से फोर्स से कर रहा है, एडेसिव फोर्स से कर रहा है। अब सरफेस टेंशन डिफाइन कैसे करते हैं, सरफेस टेंशन को भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चा पार्टी। सरफेस टेंशन को जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो अल्फाबेट टी से ही किया जाता है। जैसे टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही सरफेस टेंशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट टी से। क्लियर है? सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ होती है ये लेंथ ऑफ बॉडी नहीं होती, ये लेंथ ऑफ इंटरफेस होती है। जिस इंटरफेस पे सरफेस फॉर्म हो रही है उस इंटरफेस को लेंथ, टोटल लेंथ लिखते हैं। मान लो ये पेन है, मैंने एनी हाउ कोई ऐसा लिक्विड, जैसे पानी पे तो नहीं तैरेगा लेकिन कोई ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला लिक्विड ले लिया, उस पर बहुत ईजिली डाला, वो फ्लोट कर रहा है। तो देखो कितने, अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ लिख दूंगा। तो ये एल क्या है, लेंथ ऑफ इंटरफेस। एल की वैल्यू क्या पुट करूंगा, क्या मैं पेन की एक्चुअल लेंथ करूंगा, नहीं। क्यों, देखो अगर बच्चा पार्टी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया लिक्विड सरफेस, तो मान लो मेरी हथेली लिक्विड जैसा बिहेव कर रही है। देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स और फिर क्या है, ये एक इंटरफेस आया, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, एक इस साइड से आएगा और एक इस साइड से आएगा।
अगर दो इंटरफेस आ रहे हैं तो टोटल लेंथ यहाँ से भी एल आएगी और यहाँ से भी एल आएगी। तो फोर्स निकालते वक्त स्मॉल एल की वैल्यू क्या लिखोगे, 2L लिखोगे। ये बात समझ में आ रही है? एक इंटरफेस इस साइड से और एक इंटरफेस, तो हमें हर क्वेश्चन में एनालाइज करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ इंटरफेस बन रहे हैं, बस यही होता है इसमें। अब आता है कि सरफेस टेंशन जो होती है किस की प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो मटेरियल लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड चेंज करोगे सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। अब किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करती है। इम्प्योरिटी अगर मान लो किसी लिक्विड में आपने कोई ऐसी इम्प्योरिटी डाली जो कंप्लीटली सॉल्यूबल हो, कंप्लीटली सॉल्यूबल हो, तो वो क्या करेगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देती है। एग्जाम्पल, किसी भी लिक्विड में आप नमक मिला दीजिए, नमक मिलाने से उस लिक्विड मतलब वाटर में, किसी भी नहीं, वाटर में नमक मिला दीजिए, वो कंप्लीटली सॉल्यूबल होगा, तो क्या होता है बच्चा पार्टी, सॉल्ट मिलाने पर अगर वो सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्यूबल तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर वो इंप्योरिटी पार्शियली सॉल्यूबल हुई, जैसे कि डिटर्जेंट, पानी में डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। तो पार्शियली सॉल्यूबल इंप्योरिटी मिलाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है और कंप्लीटली सॉल्यूबल मिलाने से सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है। अब की पॉइंट क्या है, मैंने बताया इलास्टिक मेम्ब्रेन का, जहां भी सरफेस इंटरफेस होगा वहां सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। वही मैंने बताया स्मॉल एल देखने के लिए, जहां पे भी तुम्हें दिख रहा है कि यार इधर पानी था फिर सॉलिड आया, फिर सॉलिड, इधर भी पानी था सॉलिड, तो एक बार इस साइड से इंटरफेस आया, एक बार इस साइड से इंटरफेस आया, तो यहां पे भी सरफेस का टेंशन का फिनोमेना लगेगा, यहां पे भी सरफेस टेंशन का फिनोमेना आएगा। मतलब इस स्मॉल एल की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ पेन, क्योंकि एक बार लेंथ यहां से आई और एक बार लेंथ इधर से आई। यहां तक क्लियर है दोस्त? ये बात समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। मान लो इस पेन को या किसी नेल को मैंने लिक्विड पे डाल दिया, बहुत बहुत पतली सी सुई, देख लेना यूट्यूब पे कई सारे एक्सपेरिमेंट लोगों ने कर भी रखे हैं। लिक्विड के सर में बहुत महीन सी एक सुई तुम रख दो तो वो फ्लोट करती है। तो फ्लोट कैसे करती है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो क्या होगा बच्चा पार्टी, एक तो इस साइड से फोर्स लग रहा होगा, देखो जो T इंटू एल से दिखा रखा है यहाँ पे, जो T इंटू एल के फोर्स से ये दिखा रखा है किसी एंगल थीटा पे। थीटा क्या होता है, कॉन्टेक्ट एंगल, अभी थोड़ी देर पे आगे चल के समझ जाएंगे क्या होता है। और एक इस इंटरफेस से भी टोटल फोर्स लगेगा एल, टी इंटू एल का ही। तो टी इंटू एल प्लस टी इंटू एल, 2TL कॉस थीटा क्यों लिया, कंपोनेंट किया, तो 2TL कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2TL कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, मैंने बताया इलास्टिक मेम्ब्रेन, mg ग्रेविटी से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इलास्टिक क्या करेगा, उसे रिपल करके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इस वक्त सरफेस टेंशन का फोर्स T इंटू एल का इस साइड लगा एंगल थीटा पे, T इंटू एल का फोर्स इस साइड लगा एंगल थीटा पे। तो अगर इसके नेट कंपोनेंट निकालोगे तो 2TL कॉस थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू mg से इक्वेट कर दोगे। अगर कुछ नहीं दे रखा हो कॉन्टेक्ट एंगल के बारे में, तो कॉन्टेक्ट एंगल थीटा की वैल्यू आपको 0 माननी है। अगर नहीं मेंशन है क्वेश्चन में तो कॉन्टेक्ट एंगल आप 0 मानेंगे। तो वहां से जो मैक्सिमम मास इस नेल का सपोर्ट किया जाता है, आंसर आ जाता है 2TL/g। बस क्वेश्चन ये लॉजिक समझाने के लिए किया कि जब T इंटू एल का फोर्स एक इस साइड से भी बनाओगे और एक इस साइड से भी बनाओगे, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड T इंटू एल, बाकी आपने क्लास में डिटेल में देखा ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर सरफेस टेंशन को फोर्स मेथड से अलग डिफाइन करते हैं। जब आप सरफेस टेंशन को फोर्स के मेथड से डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, सरफेस टेंशन की वैल्यू फोर्स के टर्म में फोर्स पर यूनिट लेंथ करते हैं। वहीं अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में सरफेस टेंशन को डिफाइन करूं तो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। वो एनर्जी चूंकि सरफेस फॉर्मेशन की वजह से आ रही है इसलिए उसे लिखते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एनर्जी के टर्म में होती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इस क्वेश्चन में इस सरफेस एनर्जी पे जो सवाल आते हैं वहां पे वर्क डन या एनर्जी पूछी जाती है। तो वर्क डन बोलो या सरफेस एनर्जी बोलो, बात एक ही है। तो वर्क डन या सरफेस एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, T डॉट डेल्टा ए आती है। क्या आती है, T इज सरफेस टेंशन, डेल्टा इज ए इज चेंज इन एरिया। मतलब वर्क किसी के एरिया चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बस यही पूछा जाएगा। तो T इंटू डेल्टा ए वर्क डन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है, इसी पे सवाल आते हैं जितने भी आए, जितने दिख रहे हैं 2023 में, 16 में, 14 में, सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे आए हैं, सरफेस टेंशन पे। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा के ए क्या है, चेंज इन एरिया। अब इसमें एक की कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान रखना, कभी सवाल गलत नहीं होगा। बहुत बच्चे सवाल फॉर्मूला ध्यान रखते हैं फिर भी गलत कर दे। जो डेल्टा ए चेंज इन एरिया है, ये जो तुम्हें दिख रहा है या क्वेश्चन में मेंशन्ड है, थोड़े अपने कान खड़े कर लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर उसमें लिखा है फिल्म, लेयर,
या बबल, सोप बबल की बात कर रहा हो, लेयर्स की बात कर रहा हो, या फिल्म्स की बात कर रहा हो, ठीक है। तो इन सारे केसेस में जो डेल्टा ए की वैल्यू आती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स एक्चुअल एरिया। जो तुम्हें एक्चुअल एरिया दिख रहा होता है उसका डबल हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर तुम पूछोगे सर लॉजिक क्या होता है, मान लो ये मेरा मोबाइल वैसे तो थिन फिल्म नहीं है, काफ़ी थिक है, लेकिन फिर भी अगर इसे एक थिन फिल्म मान लो, तो देखो सरफेस इंटरफेस, एक बार एयर यहाँ पे है और लिक्विड यहाँ है, तो एक सरफेस इंटरफेस तो यहाँ से बनी और एक नीचे साइड से भी बनी। तो तुम्हें दिखेगा यार मोबाइल का टोटल एरिया तो ये है, लेकिन एक्चुअल में जो सरफेस फिनोमिना आ रहा है, एक बार ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। किसके केस में, जब आप बात कर रहे हो फिल्म के केस में, लेयर्स के बीच में, या सोप सॉल्यूशन के। वहीं अगर मैं वाटर ड्रॉप की बात करूं, देखो वाटर के अंदर कोई एयर नहीं है, तो सिर्फ एक ही इंटरफेस आ रही है। तो जहां पे भी आप शब्द, मेरी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन रीड करना, अगर शब्द दिखते हैं फिल्म, लेयर या बबल, तो तुम समझ जाना इन सारे केसेस में जो तुम्हें एक्चुअल एरिया दिख रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके डेल्टा ए आएगा। इस कंसेप्ट पे 2013 में, 2023 में, 2016 में, 2014 में सवाल पूछे गए। अब यही वर्क डन या सरफेस एनर्जी निकालने के लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, इनके फॉर्मूलेस देखते चले। जैसे कि पहला क्या है, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप। एक ड्रॉप बना रहे हो, उसके बेस, उसको बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए। टी, पहले तो कोई ड्रॉप थी नहीं, तो पहले का सरफेस डेल्टा ए क्या होगा, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। पहले थी नहीं इसलिए इनिशियल तो 0 हो गया, फाइनल। अगर आर रेडियस की ड्रॉप बनी है तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या, 0, टी से मल्टी, तो टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना वर्क डन या उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक वाटर ड्रॉप बनाने के लिए। वाटर ड्रॉप की जगह अगर बबल कर दिया, वही मेरा की कंसेप्ट मैंने क्या बताया, फिल्म, लेयर या बबल जैसी कोई चीज पढ़ लेना, तो एक्चुअल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि अगेन जब सोप बबल की बात करूंगा तो सोप बबल जो गुब्बारा बनाते हैं उसके अंदर भी एयर होती है, बाहर भी। तो अंदर से एयर सोप एक इंटरफेस आएगा, एक बाहर से एयर सोप इंटरफेस आता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ के केस में अगर वर्क डन लिखोगे फॉर्मूला तो टी डॉट डेल्टा ए ही है, सरफेस टेंशन तो टी ही है 2, जो भी ये एरिया लिखा था उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि बबल शब्द आ गया, क्योंकि 2 इंटरफेस आ रहे हैं। अगर मान लो किसी सोप बबल की रेडियस बढ़ानी है, तो इसी फॉर्मूले में अगर रेडियस पहले दे रखा है R1 है, अब R2 जान जानी है, तो फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस इनिशियल 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे बबल लिखा था, बबल मतलब 2 इंटरफेस हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली वर्क डन या सरफेस एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई बड़ी वाटर ड्रॉप है जो स्प्लिट हो रही है n छोटी ड्रॉप्स में। कितनी, n छोटी ड्रॉप्स में। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी बनी, n स्मॉलर। देखो इन जो माइंड मैप से इसमें एक भी कंसेप्ट मिस नहीं हो रहा, सारी चीजें आ रही हैं यहाँ। आपको पूरा क्लियर कट आइडिया है इस चैप्टर में, ये चीजें, सारी चीजें बता दी, और इन नोट्स को तुम बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे समय लग रहा है, लेकिन तुम रिवाइज करोगे बहुत जल्दी हो जाएंगे। दिखने में भी सुंदर है तो तुम प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के आगे लगा सकते हो। लेकिन हर चैप्टर के कैसे लगाओगे, तो प्रिंट आउट लगा के रख लेना और एंड में रिवाइज कर लेना। प्रिंट आउट भी क्या निकालोगे, मेरी एडवाइस तो ये खुद से अपने हाथ से लिख के बनाओ, वही काम आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई ये स्मॉलर ड्रॉप अगर ये एन ड्रॉप्स में टूटा है तो स्मॉल ड्रॉप के रेडियस स्मॉल आर और बड़े ड्रॉप के रेडियस में क्या रिलेशन आएगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे रिलेटेड होता है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3। एन क्या था, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, जितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनी। दूसरा आएगा कि ऐसा इसको तोड़ने के लिए कितना वर्क या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वर्क या एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो उसका आंसर आता है 4 पाई आर क्यूब। सरफेस टेंशन का टर्म मिसिंग है, लिख देता हूं, इनटू सरफेस टेंशन 4 पाई आर क्यूब इंटू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल दोगे, इंटू सरफेस टेंशन कर दोगे तो ये वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन या सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये आ गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चा पार्टी आपके पास एक्सेस प्रेशर का, जो कि नीट 2022 और 2019 में पूछा गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो दो चीजों में एक्सेस प्रेशर पूछी जाएगी, एक वाटर ड्रॉप में, एक सोप बबल में। वाटर ड्रॉप अगेन सिंगल लेयर थी इसलिए इसमें सरफेस टेंशन 2T/R आते हैं। सोप बबल की बात करेंगे, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 4T/R।
एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप या सोप बबल होते हैं उनके इनसाइड जो प्रेशर अगर मैं पी इन बोल दूं और आउटसाइड में प्रेशर पी आउट बोल दूं, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। किसी भी वाटर ड्रॉप या सोप बबल की मैं बात करूंगा तो उनके अंदर प्रेशर क्या होता है बच्चा पार्टी, ज़्यादा होता है। ये मैं लिख भी दे रहा हूं कि पी इनसाइड क्या होता है, सोप बबल हो चाहे वाटर ड्रॉप हो, दोनों में अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो पी इन ग्रेटर देन पी आउट आपको मिलता है। तो वाटर ड्रॉप के केस में एक्सेस प्रेशर 2T/R आता है, और वहीं सोप बबल के केस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आती है आपके पास, 4T/R के बराबर आती है। अब दो सवाल और बनते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ, मान लो क्या, जैसे तुमने कई बार अगर वो सर्फ वाले सोप वाले बलून्स फुलाए हो फूक मार मार के, तो कई बार देखा होगा कि वो दो जुड़ के एक 8 टेडी बियर टाइप का आकार बना लेते हैं। तो वो जो 2 8 बोल दो या टेडी बियर टाइप का आकार बना लेते हैं, तो जो वो कॉमन सरफेस बन रही है उसका इंटरफेस पूछ दिया जाए। आपने देखा होगा दो सोप सॉल्यूशन मिलके कुछ इस तरीके से, दो बबल जब भी जुड़ते हैं तो कुछ इस तरीके के आकार बनाए, तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा सकता है। उसका फॉर्मूला आता है R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। R2 क्या होती है, रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। सिंपल सी बात है, बिगर स्मॉलर छोड़ भी दे, भूल भी जाओ तो ये ध्यान रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कोलेसेंस का, ठीक है। मान लो दो वाटर ड्रॉप्स या दो सोप बबल कोलेसेंस कर गई आइसोथर्मल। दोनों शब्दों पे जाना, अगर कोलेसेंस या आइसोथर्मल नाम का एक शब्द तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ने को आ रहा है तो समझ जाना कि दो ड्रॉप जुड़ के एक कॉमन ड्रॉप बना रही हैं। उस कॉमन ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, √/R1² प्लस R2²। R1 R2 क्या था बच्चा पार्टी, ओरिजिनल ड्रॉप की रेडियस थी। यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, बस खत्म करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट एंगल पे कैपिलरी राइज पे, कॉन्टैक्ट एंगल पे सवाल देखेंगे तो 2020, 16, 13 में पूछा गया है। मान लो कोई लिक्विड की ड्रॉप है, आप किसी सरफेस पे डाल रहे हो तो वो 3 डिफरेंट टाइप के शेप लेगी। आपने बहुत कॉमनली देखा हो, नहीं देखा है तो अभी जिस टेबल पे पढ़ रहे हो उस पर पानी फैला दो तो बिल्कुल चपटा सा आकार देगा। क्यों? क्योंकि वुड और वाटर के बीच में जो कांटेक्ट एंगल बनता है वो लेस देन 90 डिग्री। जिस किसी में भी एंगल एक्यूट बनता है वो जल्दी भीग जाते हैं। ये वेट ज़्यादा, मतलब जल्दी ज़्यादा भीगेंगे। मतलब कपड़ा क्यों पानी से भीग जाता है, बिकॉज कपड़े और वाटर का जो कांटेक्ट एंगल होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जिस सरफेस के लिए कांटेक्ट एंगल कम होगा वो जल्दी भीग जाएगा, ठीक है। तो ये वेटेबल होते हैं। ये सरफेस कैसी होती हैं, वेटेबल होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी सरफेस जैसे ओस की बूंद अगर तुमने कभी देखी हो किसी लीफ ईफ के ऊपर, तो बिल्कुल मोती जैसा स्फेरिकल शेप ले लेती है। क्यों? उस लिक्विड का और लीफ के बीच का जो कांटेक्ट एंगल बनता है वो एग्जैक्टली ये जो कांटेक्ट एंगल है सरफेस फिनोमेना है। क्योंकि सरफेस अलग अलग है तो सरफेस टेंशन अलग अलग होगी, तो ये कांटेक्ट एंगल अलग अलग आते हैं। वही ओस की बूंद, पानी की ड्रॉप अगर लीफ पे देखो बिल्कुल स्फेरिकल शेप ले लेती है। क्यों? क्योंकि उसका कांटेक्ट एंगल कैसा बनता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनता है। ऐसी सर्फेसेस को अपन वाटर रेपेलेंट, वाटर प्रूफ, ये सारी चीजें सरफेस बोलते हैं। नहीं बोलते नए नए मोबाइल आई कि ये हमारा वाटर जो रेपेलेंट है या वाटर रेजिस्टेंट है। तो बेसिकली जो मटेरियल को यूज करते हैं उसका सरफेस टेंशन वाटर के साथ कैसा होता है, उसका कांटेक्ट एंगल वाटर के साथ क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो ऐसे को वाटर रेजिस्टेंस या वाटर प्रूफ बोलते हैं। और जिनके लिए एक्यूट होता है वो उन्हें वेटेबल बोलते हैं, गीले हो जाते हैं। तीसरा केस है कि भाई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो 3 तरीके से लिक्विड किसी भी सरफेस पे रखोगे, पानी की बूंद को या किसी भी लिक्विड को, तो ये 3 आकार ले सकते हैं। आकार को देख के तुम उनके कांटेक्ट एंगल पे कमेंट कर सकते हो। बेस्ड ऑन द कांटेक्ट एंगल आप कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ेगा सेम रहेगा या नीचे डिप करेगा, ये भी कमेंट कर सकते हो। अगर उस लिक्विड का कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री की कहानी है, तो कैसा होगा, एक इस तरह का कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव आपका मिनिस्कस बनेगा और पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा उस कैपिलरी में। तो वाटर लिक्विड लेवल विल राइज। दूसरा, अगर कांटेक्ट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हुआ तो उस केस में ना पानी ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बिल्कुल सेम लेवल पर रहेगा। वहीं अगर बच्चा पार्टी आपका कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ उस मटेरियल के साथ जो कैपिलरी डाली है, उस केस में पानी डिप कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओरिजिनल देखो बकेट में इतना है, कैपिलरी डालने पे कैपिलरी ट्यूब में पानी और नीचे चला गया।
ठीक है, इस केस में वाटर लेवल डिप करेगा, DIP डिप लिखा है, इसमें राइज करेगा, इसमें सेम रहेगा, इसमें डिप रहेगा। अब पूछेगा कांटेक्ट एंगल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो कांटेक्ट एंगल की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है। जब भी सरफेस टेंशन किसी भी वजह से बढ़ेगी तो थीटा क्या होगा, कांटेक्ट एंगल घटेगा। सरफेस टेंशन के लिए ऑलरेडी बता चुका, इम्प्योरिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी पे सॉल्युबल होगी तो बढ़ेगी, इन पार्शियली सॉल्युबल डिटर्जेंट टाइप की होगी तो सरफेस टेंशन घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटती है, ऑलरेडी सरफेस टेंशन में बता चुका। तो जब भी सरफेस टेंशन बढ़ेगी जिन पैरामीटर से, तो जब भी सरफेस टेंशन बढ़ती है तो कांटेक्ट एंगल थीटा घटता है, सिंपल सी बात समझो। क्लियर है। अब नीट 2020 और 16 में कैपिलरी राइज पे सवाल है। भाई किसी भी कैपिलरी ट्यूब को, कैपिलरी क्या होती है, स्मॉल, बहुत थिन, छोटी सी रेडियस के ट्यूब किसी लिक्विड में डाल देते हैं, उसे कैपिलरी कहते हैं। तो किसी भी ट्यूब को अगर किसी लिक्विड में डालोगे तो वाटर लेवल उसमें ऊपर चढ़ेगा। अब कब, जब उसकी थीटा क्या हो, कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम दे रखा। अब कितना चढ़ेगा H, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, अगर तुम सीधा डालो चाहे स्लांट करके डालो, जो वर्टिकल हाइट आएगी दोनों केस में सेम आएगी। देखो स्मॉल है तो कभी आड़ा तिरछा पूछा नहीं गया, लेकिन मान लो हीरो बनने के लिए कभी कोई आड़े तिरछी पाइप डाल दे और एंगल दे दे, तो तुम्हें पता है कि ये लेंथ L अगर पूछा हो, तुम्हें पता है H का फॉर्मूला तो तुम्हें दे रखा है मैंने, H निकाल लोगे। अगर ये लेंथ L पूछ दी है, ये एंगल दे रखा है, तो L sin अल्फा H होता है, ये तो ज्योमेट्री से पता है। तो आड़ा तिरछा पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जाए तो हीरो बनने में ज़्यादा कोई दिक्कत है। तुम ये ध्यान रखना, वर्टिकल हाइट कैसा भी शेप कर लो, आड़ा तिरछा कुछ भी कर लो, वो सेम ही आनी है हर कंडीशन। तो कितना पानी ऊपर चढ़ेगा ये पूछा जाएगा, तो 2t cos थीटा अपॉन ROG लगा दोगे, हर एक चीज दे रखी होगी। अगर मान लो बाई चांस थीटा कांटेक्ट एंगल नहीं दे रखा है, तो कांटेक्ट एंगल थीटा की वैल्यू क्या मानोगे, 0 डिग्री मानोगे। इफ नॉट गिवन कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लोगे। दूसरा, जब भी वेट, कितना वेट बैलेंस की बात हो रही होगी, वेट के टर्म्स में कमेंट कर रहे होंगे, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे T इंटू 2πr। 2πr क्यों, सर्कमफ्रेंस ऑफ कैपिलरी। सरफेस टेंशन इंटू 2πr इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। वेयर अगेन थीटा क्या होता है, कांटेक्ट एंगल होता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाएगा ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। मान लो जो तुमने फॉर्मूले से H निकाला और ये जो टोटल लेंथ है ट्यूब की वो L है, और फॉर्मूले से जो हाइट H निकाल ले हो, सॉल्व करके तुम्हें पता चल रहा है H ग्रेटर देन L है, जो आपकी आंसर आई वो ट्यूब की गिवन लेंथ से भी ज्यादा है, तो क्या पानी ओवरफ्लो करके बाहर गिर जाएगा, नहीं, पानी बिल्कुल ब्रिम टॉप तक जाएगा और वहीं रह जाएगा। क्योंकि ये लॉजिक समझो ना कि पानी ऊपर चढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसके जो एडेसिव फोर्सेज हैं सरफेस टेंशन की वजह से ट्यूब पानी खींच रहा है। अब अगर ऊपर कोई ट्यूब ही नहीं है तो कोई खींचेगा नहीं, तो बिल्कुल सरफेस तक पहुंच जाएगा और फिर वहीं पे रुकेगा, ओवरफ्लो नहीं होता। वही मैंने लिख दिया, वाटर विल रीच टू द ब्रिम, वाटर विल नॉट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई ग्रेविटी जो है, मान लो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले गए तो ग्रेविटी 0, तो क्या H इनफाइनाइट आ गया, उल जुलूल बातें किसी की मत सुनना। अब अगर ग्रेविटी 0 कर दोगे तो अगेन क्या होगा, हाइट इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ब्रिम तक लिक्विड पहुंचेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है इन एनी केस। क्लियर है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे डाल दोगे तब भी लिक्विड ब्रिम तक ही पहुंचेगा। ट्यूब की लेंथ अगर हाइट H से छोटी आएगी तब भी लिक्विड जो होगा वो सिर्फ ब्रिम तक पहुंचेगा, ओवरफ्लो नहीं करता इन ऑल केसेस। यहां तक क्लियर है दोस्त। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की, विस्कोसिटी, जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। तो विस्कोस, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो माइनस का ईटा, ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंटू ए क्या होता है, सरफेस एरिया, इंटू डेल वी बाई डेल जेड। डेल वी बाई डेल जेड वाले टर्म को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए क्या है, सरफेस एरिया है, डेल्टा डेल वी बाई डेल जेड क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हो सकता है वैसे तो क्लास में पढ़ा होगा तो मैं डेल वी बाई डेल जेड निकालना आता, किसी को नहीं निकालना होता। तो समझना बच्चा पार्टी, हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो कोई भी मान लो फ्लो हो रहा है नदी में, पानी यानी कहीं भी फ्लो हो रहा है, तो लोअर लेयर की वेलोसिटी अपन क्या मान लेते हैं, 0। तो जो अपर लेयर की वेलोसिटी और जो डेप्थ दे रखा है, तो अपर लेयर की वेलोसिटी v दे रखी है, अपॉन डेप्थ h दे रखा है, तो v बाई डेप्थ की जो वैल्यू h है, v बाई h क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा v अपॉन डेल्टा z की वैल्यू हो जाएगी। इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा। अगर मान लो लोअर लेयर की वेलोसिटी दे रखी है तो सिंपली डेल्टा वी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, इस टर्म में जो डेल्टा वी आ रहा है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे v2 माइनस v1, तो बस वही v2 माइनस v1 लिख दोगे। अगर लोअर लेयर की वेलोसिटी नहीं दे रखी तो लोअर लेयर की वेलोसिटी 0 मानोगे, उस केस में डायरेक्टली v बाय h दे रखा, v बाय h आ जाएगा।
बाकी सारे टर्म्स आपको दे रखेंगे, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आप निकाल सकते हैं सिंपल। अब जो सवाल आए हैं विस्कोसिटी पे वो बेस्ड आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोक्स लॉ। कब कब पूछे गए हैं? देखो ये सबसे आखिरी टॉपिक पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ फॉर्मुलेज हैं। 2022 में पूछे गए, 2021 में, 2019 में, 2018 में। स्टोक्स लॉ सबसे पहली बात है समझोगे कि कब ये एप्लीकेबल होता है, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है स्फेरिकल बॉडीज पे। तुम क्यूब, क्यूबॉइड, ट्राइंगल, कोन, फोन इन पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है कि स्फेरिकल बॉडी पे लगता है। अब ये क्या कहता है, मान लो कोई बॉडी है, कोई भी बॉल स्फेरिकल बॉल है, किसी लिक्विड में नीचे गिर रही है, किसी लिक्विड में नीचे जा रही है v वेलोसिटी। क्लियर है? तो क्या होगा बच्चा पार्टी, इसने क्या बताया कि उस पे एक फोर्स लगेगा जो कि हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स, एक विस्कस फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी बताई? 6 पाई ईटा। ईटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ बॉल। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इनटू वी क्या है? वेलोसिटी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होगा, हमेशा। अगर ये बॉल नीचे जा रही होगी तो ऊपर लगेगा, राइट में जाती तो पीछे लगेगा। हमेशा विस्कस फोर्स कितना लगता है? वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो कितना लगेगा? माइनस का 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द बॉल है। अब इसको लगा के टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ जाता है। इसी पे सवाल, जितने सवाल आए इसी फॉर्मूले पे आए हैं। 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी, रो बी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस रो एल दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी पे सवाल आता है। 2 टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स। वही सवाल आएगा, रेडियस मान लो कोई ऐसी बॉल है जिसका रेडियस 2 टाइम्स कर दिया, तो तुम्हें देख रहा है रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लेगा, रेडियस 2 टाइम्स कर दोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। इस टाइप की बातें करते रहते हैं। लेकिन वही रेडियस डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो ये टोटल टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले को यूज करके सवाल पूछे गए हैं। PYQ सॉल्व कर लेना, तुम्हें ज़्यादा आइडिया। ये एक ग्राफ है बहुत प्यारा, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में भी दे रखा, मैंने डायरेक्टली बना भी दिया और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2023 में ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, इस एक्सिस पे अगर किसी भी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी हो और इस एक्सिस पे टाइम या डिस्टेंस, दोनों में से कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? इस टाइप का ही आएगा, सैचुरेटिंग नेचर का। एक समय बाद क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती, एक समय के बाद जाते बॉडी एक टर्मिनल, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेती है। तो वही एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर ले रही है। इस ग्राफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप लोग को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, माइंड मैप्स क्लियर होंगे, हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। सारी चीज़ें कैसे करते हैं, क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो माइंड मैप का कंसेप्ट ही यही है कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है, रिवाइज कर रहे हैं फाइनल टर्म्स में, तो आपको बहुत ही, तो कभी भी आप बच्चा पार्टी आज के बाद अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट देंगे तो इस माइंड मैप्स को जरूर फॉलो करेंगे। माइंड मैप्स को डाउनलोड करें, एंजॉय करें और आगे के माइंड मैप्स के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।